हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेसी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। मैं देवेश मौर्य। आज आप सबको एमएनएस का मॉडल पेपर यानी बायोलॉजी का आपको हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी से हम क्या हो गए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ ढेर सारे उसके साथ साथ जानकारियां भी आपको देते रहेंगे। वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिक्स भी होंगे जिसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एग्जाम अपकमिंग एग्जाम में पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आने के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि एवरी मंडे को आपको बायोलॉजी का मॉडल पेपर हम डेली आपको हर मंडे आपको लेकर के आएंगे। ठीक है, तो जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हर मंडे आप तैयार रहिए। बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है जो मॉडल पेपर में कि द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एट नाइट, आर आप कह सकते हैं, वहां पे मॉर्निंग आप कह सकते हैं। ठीक है, एट नाइट या आप कह सकते हैं मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। क्लियर हो गया, यानी अर्ली मॉर्निंग में यानी जो आपका लॉस ऑफ वाटर चलता है, क्या चलता है, यानी लॉस ऑफ जो वाटर चलता है अर्ली मॉर्निंग में, वहां पे कौन सा प्रोसेस होता है और वो पानी किस रूप में लॉस हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। यानी जब पानी का लॉस ड्रॉपलेट के रूप में होता है तो वहां पे कौन सा प्रोसेस चलता है, तो वहां पे कह रहा है कि प्लाज्मोलिसिस। नहीं हो सकता। ट्रांसपिरेशन में ड्रॉपलेट के रूप में नहीं होता है, किस रूप में होता है, वेपर के फॉर्म में होता है। ठीक है, और प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जब किसी सेल से वाटर का लॉस हो जाता है तो वह सेल क्या होती है, जब क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है यानी संकुचित हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, इम्बिशन का मतलब होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय नॉन लिविंग मटेरियल इज नोन एज इम्बिबिशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर रूट प्रेशर होगा। तो वही बात आपको हिंदी में है कि रात्र में या पूर्ण प्रातः काल में घास की पत्तियों के शीर्ष से यानी घास की पत्तियों के शीर्ष से जब आप देखते हैं तो जल का द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। तो प्रक्रिया आपकी क्या हो गया, तो आप बताएंगे। आपका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मूली दाब यानी रूट प्रेशर। रूट प्रेशर होता क्या है कि यानी जब क्या होता है कि नाइट क्या होता है कि नाइट में क्या होता है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो उस कंडीशन में रूट क्या होता है, एक्टिवली वाटर तो एब्जॉर्ब कर लेता है बट वाटर का लॉस नहीं होता है। तो उस कंडीशंस में तो जो लीफ होती हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लीफ होती हैं तो लीफ के मार्जिन्स पे, कहाँ पे, लीफ के मार्जिन्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, हाइडेथोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोथोट्स कहते हैं। और इसी के थ्रू यानी यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होता रहता है। ठीक है, तो जब लॉस ऑफ वाटर यानी हाइड्रोथोट्स के रूप में होता है तो वहाँ पे उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यानी यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चलता है, गटेशन चलता है। ठीक है, यानी गटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, और वहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, मूली दाब यानी रूट प्रेशर के द्वारा होता है। ठीक है, ठीक, ये क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, यानी क्या होता है कि सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है या जिसको आप कह सकते हैं डिसोल्यूशन होता है, किसका, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। तो किस स्टेज में पाया जाता है, इसके लिए हमने आपको
ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते समय हमने आपको ट्रिक लेकर के आए थे, तो ट्रिक के माध्यम से आपको बताया भी था। तो ट्रिक क्या था, तो पहले हमको आप जब पढ़ते हैं तो उसको जानिए, यानी जो प्रोफेज। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। फर्स्ट होता है, तो प्रोफेज फर्स्ट में कुल 5 स्टेजेज होते हैं। एक लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको क्या ट्रिक बताया था, तो ट्रिक हमने ये बताया था कि क्रम से रटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, लता, जरा, पानी, दे, दो, ये ट्रिक था। अब इस ट्रिक के माध्यम से यल का मतलब लेप्टोटीन, ज का मतलब जाइगोटीन, प मीन्स पैकीटीन, द मीन्स डिप्लोटीन एंड दो मीन्स डायाकाइनेसिस। इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया था, साथ में आप क्या लिख लेंगे, बस, का, की, टी आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इसमें आप पढ़ते हैं, बी मीन्स क्या हो गया, बुके स्टेज कहलाएगा। यहाँ पे क्या होगा, साइनेप्सिस चलता है। क्या चलता है, साइनेप्सिस चलता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, बाई वायलेंट बनता है। क्लियर हो गया। यस का मतलब साइनेप्सिस लर्न करिएगा। का मीन्स क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। का मीन्स क्रॉसिंग ओवर। की मीन्स क्या हो गया, कियाजमेटा। की मीन्स कियाजमेटा। और टी मीन्स क्या हो गया, टर्मिनलाइजेशन। टी मीन्स क्या हो गया, टर्मिनलाइजेशन। यानी टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट कब होता है, डायकाइनेसिस। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डिसोल्यूशन, यानी यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन किस स्टेज पे चलता है। तो डिसोल्यूशन की जब बात आती है तो डिप्लोटीन स्टेज पे चलता है। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन भी होता है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यानी जब डिसोल्यूशन हो जाएगा तभी क्या होंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, डिप्लोटीन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। आता क्या है, आपको एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एमएनएस के एग्जाम में डिजीज से तो आना ही आना रहता है। एवरी टाइम जो मेमोरी बेस्ड जो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं, तो वहाँ पे बताया जाता है कि एक क्वेश्चन आपको डिजीज से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा। तो वहाँ पे डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या सेलेक्ट किया गया है, तो क्या कर रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पे ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस में ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं, यानी कौन सा ऑप्शन सही है कि जो केवल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। जैसे आप देखते हैं, तो जिसको आप कहते हैं यौन संचारित रोग, ठीक है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या यौन संचारित रोग कौन सा है। तो जब यहाँ पे आप उसका आंसर आप देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से डिजीज है जो क्या है, यौन संचारित यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। तो ध्यान दीजिए, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे आपका एड्स है लेकिन कैंसर नहीं है। ठीक है, बाकी आप पढ़ते हैं गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनिटल हर्पिस, ये तीनों डिजीज जो हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ये तो आपका मिल जाएगा, सही है, ये भी सही है, बट मलेरिया आपको पढ़ा होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, तो ये अपने आप ही ऑप्शन कट गया। फिर यहाँ पे भी मलेरिया फाइलेरिया आ गया, तो ये भी अपने आप ऑप्शन कट गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, कैंसर आ गया। तो कैंसर क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए, तो यानी राइट आंसर आपका क्या हो गया, सेकंड राइट आंसर हो गया, जिसको आप हिंदी में गुनो सुजाक, सिफिलिस, ठीक है, जननिक परिस्पर्क के नाम से
जानते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने से पहले हमारा जो एमकेसिया ऑनलाइन ऐप जो लर्निंग ऐप है, ठीक है, इस ऐप के माध्यम से आप ज्वाइन करने पे आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती हैं। वो क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको, तो सबसे पहला कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, डेली आपकी क्लासेस एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा रन की जाती हैं, साथ ही साथ आपका ऑनलाइन स्पीड टेस्ट चलता रहता है। डाउट काउंटर पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डाउट काउंटर्स के थ्रू आपके सारे समस्याओं का, यानी जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे आपको सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानने के बाद तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या रहा है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्या कर रहा है कि ट्रांसफर सेक्शन यानी टीएस हम काटते हैं, किसका, किसी प्लांट का नाम नहीं दिया गया है तो उसके कुछ फीचर्स दिखते हैं। यानी जब हम टीएस काटते हैं किसी प्लांट का तो वहां पे कुछ फीचर्स आपको दिखाई देते हैं। वो फीचर्स क्या क्या कर रहा है कि उसमें क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड मस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ। तो आपने पढ़ा होगा कि स्कैटर्ड मस्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं, तो स्कैटर्ड मस्कुलर बंडल आपको किसमें मिलते हैं, मोनोकाट स्टेम में। क्लियर हो गया। डाइकाट स्टेम में जो मस्कुलर बंडल्स होता है अरेंज्ड इन रिंग, यानी कैसा होता है, रिंग में अरेंज्ड होता है। चलिए पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्या करा है कि लार्ज कॉन्स्पिकस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, तो ये भी ग्राउंड टिश्यू यानी मोनोकाट में आपने पढ़ा होगा कि जो ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है वहां पे कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, मींस हाइपोडर्मिस, इंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स आपस में एक दूसरे अलग अलग नहीं दिखाई देते, मींस डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी किसका कैरेक्टर है, मोनोकाट का कैरेक्टर है। फिर अगला करा है कि मस्कुलर जो बंडल्स हैं कंजॉइंट और क्लोज्ड है। तो कंजॉइंट क्लोज का मतलब है कि यानी वहां पे क्या होगा, फ्लोएम होगा, जाइलम होगा, कैम्बियम जहां पे एब्सेंट होता है तो वो भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो ये भी किसका कैरेक्टर है, मोनोकाट का कैरेक्टर्स है। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहां पे भी है कि मोनोकाट में जब आप देखते हैं तो यानी क्या होता है कि फ्लोएम में पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है। तो जब फ्लोएम में पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है तो यहाँ पे अब कौन सा राइट आंसर, ये जो कैरेक्टर दिए गए इस किसका कैरेक्टर हो सकता है, तो डाइकोटिलेडोनस रूट का। तो रूट में आपको मस्कुलर बंडल हमेशा याद रखिए, चाहे डाइकाट हो चाहे मोनोकाट हो, तो वहां पे मस्कुलर बंडल रेडियल पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, रेडियल मस्कुलर बंडल पाया जाएगा। और मोनोकाट रूट होगा तो यहाँ पे भी मस्कुलर बंडल कैसा होगा, रेडियल। लेकिन मस्कुलर बंडल यहाँ पे क्या कर रहा है कि कंजॉइंट है को और क्लोज्ड है। और डाइकाट स्टेम में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे मस्कुलर बंडल कैसा होगा कि यानी कैम्बियम पाया जाएगा। क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम। जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो ओपन हो गया, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यानी ये हो सकता है। तो इसी को हिंदी में आपको लिखा हुआ गया है। ठीक है, तो हिंदी में जब आप देखते हैं तो यही सेम चीज हिंदी में है, क्या है कि पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित वहां पे क्या पाए जाएंगे, शारीरिक लक्षण दर्शाए गए हैं। तो स्पष्ट मृदुत्की भरण ऊतक यानी पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, संयुक्त और अवर्धित संवहन बंडल मींस कंजॉइंट एंड क्लोज्ड मस्कुलर बंडल। ठीक है, पोषवाहक मृदुक ऊतक का अभाव, तो ये सारा किसका कैरेक्टर हो गया, तो आप क्या बताएंगे, तो राइट आंसर मोनोकाट स्टेम, एक बीजपत्री तना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट आ गया। देखिए यहाँ पे तो क्या करा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, यानी जो यह है आपको बताया गया कि सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके नियंत्रण के लिए बनाया गया था या हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, यानी किसको रोकने के लिए यह प्रोटोकॉल, जो नाम क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, 1987 में बनाया गया। तो वो आपको बताना क्या है, तो इसमें तो इसका राइट आंसर आप जब पढ़ेंगे तो क्या होता है, ओजोन को क्षत पहुंचाने वाले पदार्थ को उत्सर्जन को रोकने के लिए। ठीक है, यानी इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस,
इसी को रोकने के लिए यह प्रोटोकॉल यानी क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, अब जब प्रोटोकॉल किसको, कि जो हमारा ओजोन डिप्लीशन होती है, क्या होती है, जो ओजोन आपका जो लेयर है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे आपको पता है नष्ट हो रही है। वो नष्ट हो क्यों रही है, यानी डिप्लीट हो रही है, किसके कारण, ड्यू टू आपको पता है CFC के कारण। किसके कारण, CFC के कारण, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नष्ट हो रही है। ठीक है, तो ओजोन लेयर नष्ट हो रही है। तो ओजोन लेयर आप पढ़ते हैं तो दो होती है, एक गुड ओजोन, एक क्या होती है, बैड ओजोन, यानी गुड ओजोन होगी और दूसरा क्या होगी, बैड ओजोन होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो गुड ओजोन है ये कहाँ पे पाई जाती है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये बैड ओजोन कहाँ पे होती है। ठीक है, तो जो गुड ओजोन होती है वो कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और ये जो बैड ओजोन होती है ये कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। तो ये जो बैड ओजोन होती है, यहाँ से फिर क्वेश्चन बन सकता है, ये क्या होती है, हार्मफुल होती है। क्या होती है, जब आप पढ़ते हैं तो कैसी होती है, हार्मफुल होती है। फॉर किसके लिए, प्लांट एंड एनिमल के लिए। ठीक है, यानी प्लांट और एनिमल के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इतना जानने के बाद, ठीक, यहां पे तो ये इससे रिलेटेड, यानी राइट आंसर आपको क्या हो गया, इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको जानना है। ठीक, ये था। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी जानकारी हम आपको और देना चाहते हैं। वो जानकारी क्या है कि जैसे आपको बताया कि इन्वायरमेंटल एक्ट भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है, इन्वायरमेंटल एक्ट। कुछ एक्ट हैं उसको आप लर्न कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्वायरमेंटल एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो 1986 में ये बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1986 में इन्वायरमेंटल एक्ट बनाया गया था। फिर बात आती है वाटर एक्ट। क्या आता है, वाटर एक्ट आपकी, तो वाटर एक्ट जब पढ़ते हैं तो ये कब बनाया गया था, 1974 में, यानी क्या था, वाटर एक्ट था। वाटर एक्ट के बाद फिर एयर एक्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था, एयर एक्ट बनाया गया था। और जब एयर एक्ट कब बनाया गया था, 1981 में क्या बनाया गया था, एयर एक्ट बनाया गया था। ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट्री पॉलिसी भी बनाई गई थी, यानी फॉरेस्ट को बचाने के लिए नेचुरल फॉरेस्ट्री यानी क्या बनाई गई थी, पॉलिसी तैयार किया गया था। तो नेशनल फॉरेस्ट्री जो पॉलिसी बनाई गई, आपको बताना है कि 1988 में तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था, 1988 में तैयार किया गया था। और इसमें यह तैयार किया गया था कि जो प्लेन एरिया है, कौन सा एरिया, प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया जो है वो कितना कवर होना चाहिए, 33%, यानी फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। और जो हिल एरिया है वो 67% वो कवर होना चाहिए। ये कुछ एक्ट हैं, उस एक्ट को आप लर्न करेंगे। ठीक है, फिर चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिसको आपको तो यहाँ से देखिए मैचिंग का है, तो मैचिंग कराना है। तो मैचिंग क्या कराना है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बीटी कॉटन है, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी है, RNAi है, PCR है। अब इसको मैच कराना है। ठीक है, तो मैच कैसे कराएंगे, और मैच करा करके फिर उसका राइट आंसर देखना है। ठीक है, तो राइट आंसर देखते हैं। तो वहां पे बीटी कॉटन क्या होता है, तो बीटी कॉटन जब आपको मिलता है तो किससे मिलाया गया था, बैसिलस थ्रोजेनेसिस नामक बैक्टीरिया से बीटी कॉटन प्राप्त किया गया था। ठीक है, और एडिनोसिन जो डीएमिनेज डिफिशियंसी है, इसको कहाँ पे, जीन थेरेपी के रूप में उसको इस्तेमाल किया गया, यानी इस जीन थेरेपी में इसको मैच कराया गया। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो 4 इयर्स गर्ल थी, जब उसका फर्स्ट जीन थेरेपी किया गया था, किसके द्वारा, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के डिफिशियंसी से वो सफर कर रही थी।
ठीक है। अगला क्या है कि जो RNAi जो है, जब आपको क्या होता है तो ये क्या होती है कि एवरी यूकैरियोटिक सेल में, कहाँ पे, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन सभी यूकैरियोटिक सेल में सेलुलर डिफेंस के रूप में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बात आती है पीसीआर की, तो पीसीआर का यूज कहाँ पे होता है, कहाँ पे यूज होता है पीसीआर का, तो पीसीआर का डिटेक्शन ऑफ HIV। उस तरीके से जब आप मैच कराएंगे तो कौन सा मिल रहा है, फर्स्ट का आपका क्या हो रहा है, फोर्थ, ए का यहाँ पे नहीं है कहीं पे, ठीक है, तो ए का फोर्थ यहाँ पे, तो यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए अब ये आपको मैचिंग से रिलेटेड हो गया सारा आपको, तो एक मैचिंग से 4 क्वेश्चन आपको मिल गए, यानी कहाँ पे किसका हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर बात आती है यहाँ पे आपका जो भी डिफेंस एग्जाम है, चाहे एमएनएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एनए हो, ठीक है, तो सभी एग्जाम्स को आपको क्रैक करने के लिए तो यहाँ से क्या होता है कि एमकेसी पब्लिकेशन के थ्रू आप बुक को ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक जानकारी के रूप में यहाँ पे है कि आप यहाँ पे एमकेसी पब्लिकेशन की ऐप के थ्रू अगर आप बुक लेते हैं तो आपको बुक के कास्ट में 25% डिस्काउंट के साथ साथ आपको ऑन टाइम, मतलब राइट टाइम पे आपको डिलीवरी वो भी फ्री आपको दिया जाएगा, यानी कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है, ठीक है। इतनी फ्री डिलीवरी रहेगी और साथ ही साथ 25% डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। इतना जानने के बाद चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, क्या कर आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक जब बॉन्ड आप पढ़ते हैं तो इसको सबसे पहले जानिए कहाँ पाया जाता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको कहाँ मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेगा। और पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ मिलता है, पेप्टाइड बॉन्ड आपको कहाँ मिलेगा, प्रोटीन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, प्रोटीन में मिलेगा। ईस्टर बॉन्ड कहाँ मिलेगा, ईस्टर बॉन्ड जब आप पढ़ते हैं तो ईस्टर बॉन्ड कहाँ मिलेगा आपको, लिपिड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, लिपिड में पाया जाता है। ईस्टर बॉन्ड जब आप पढ़ते हैं तो लिपिड में मिलेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में, पेप्टाइड बॉन्ड आपको प्रोटीन में। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर को देखा जाए कि इसमें से कौन सा ऐसा राइट आंसर है कि जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड पाया जा रहा है। मीन्स यहाँ पे यानी किसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बंध यानी पाए जा रहे हैं, ठीक है, पेप्टाइड यानी बंध पाए जा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपका जब आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है क्या है, ये बिलोंग्स किससे करेगा, लिपिड से, इसमें तो आंसर हो नहीं सकता। फिर यहाँ पे जो सेलुलोज है ये तो कार्बोहाइड्रेट है, ये सीख, लेकिन लेसिथिन जो है यह भी लिपिड नेचर का होता है। कैसा होता है, लिपिड नेचर का, इसलिए यहाँ पे भी आंसर नहीं होगा। काइटिन हो सकता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, दैट इज कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है, लिपिड नेचर का होता है। इसका मतलब आपका राइट आंसर इनुलिन एंड इंसुलिन होगा। यानी कौन सा आंसर होगा, इनुलिन एंड इंसुलिन राइट आंसर होगा, क्योंकि इनुलिन भी ये क्या है, प्रोटीन है, इंसुलिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, और इनुलिन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है। क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है। इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, इनुलिन एंड इंसुलिन में ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड पाई जाएगी। चलिए क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल को आप क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब क्रेब्स साइकिल का केवल एक टर्न चलता है तो उसमें क्या पता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कितनी बार होता है। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यानी एटीपी के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट
लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो कितनी बार क्रेब्स साइकिल में, यानी एक कोई क्रेब्स साइकिल चल रही है तो उसमें कितनी बार एटीपी बनेगा, तो कितनी बार एटीपी, तो केवल आपका राइट आंसर होगा केवल एक बार बनता है। तो उसको हम आपको देखिए, तो क्रेब्स साइकिल को हमने आपको लेकर के आए हैं। इसीलिए तो जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं तो पूरा स्टेप जब आप पढ़ते हैं तो केवल एक बार जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए से क्या बनता है, सक्सिनेट बनता है, तो यहीं पे जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये जो जीटीपी होता है इक्वल टू एटीपी होता है। क्या होता है, इक्वल टू एटीपी होता है, जो एटीपी के इक्वल पाया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे क्या बनता है, एटीपी बनता है, और पूरे क्रेब्स साइकिल में कहीं भी एटीपी नहीं बनती है। क्रेब्स साइकिल में और आपको बता दें, एक क्रेब्स साइकिल जब आपको चलता है तो क्या बनता है, 3 NADH2 बनता है, 1 FADH2 बनता है। क्रेब्स साइकिल के अंदर की बात हो रही, बाहर की नहीं बता रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे और एक आपका क्या हो गया, एक जीटीपी भी बनता है। इतना आपको बनता है, यानी क्रेब्स साइकिल में। और टोटल अगर पढ़ेंगे तो टोटल इनके द्वारा जब ये टूटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 एटीपी भी बनता है। यानी एक क्रेब्स साइकिल के अंदर 12 एटीपी बनता है। तो 2 क्रेब्स साइकिल चलते हैं तो 24 एटीपी हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस जब चलता है तो 8 एटीपी वहां से बनता है। और जब पायरुविक एसिड से स्टील कोएंजाइम बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, NADH2 बनता है। और कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। ठीक है, तो 2 पायरुविक एसिड रहता है तो 2 स्टील कोएंजाइम बनता है। ठीक है, और तब जाके 2 NH2H2 बनते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 एटीपी हो गया। ठीक है, तो 6 एटीपी हो गया। 2 क्रेब्स चक्र से तो 12 × 2 यानी कितना हो गया, 24 एटीपी प्लस 6 यानी इधर हो गया 30 प्लस ग्लाइकोलिसिस मिला करके 38। चलिए क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अब आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें फॉलोइंग में कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है, तो बेसिक अमीनो एसिड जब आप पढ़ते हैं यानी कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है, तो ग्लूटामिक एसिड जब आप पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, एसिडिक होता है। जब आप लर्न किए होंगे तो ग्लूटामिक एसिड क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड है। टायरोसिन जो है जब आप पढ़ते हैं तो जो टायरोसिन है एरोमेटिक होता है। क्या होता है, ये क्या होगा, एरोमेटिक है। ठीक है, ये हो गया एरोमेटिक है। वायलिन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वायलिन जो क्या होता है, आप जब डिस्कस करते हैं तो वायलिन क्या होता है, जब यहाँ पे आप पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी वायलिन क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, और यानी इसका राइट आंसर तो बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन होता है। ठीक है, तो यानी लाइसिन राइट आंसर हो गया। तो बेसिक आपके कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में वो भी जानिए। तो बेसिक में जब आप पढ़ते हैं तो आर्जिनिन जो है क्या है, बेसिक है। हिस्टिडीन वो भी क्या है, बेसिक है। आर्जिनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया और लाइसिन हो गया, ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। एसिडिक भी आपके सिलेबस में है। तो एसिडिक में कौन होगा, एरोमेटिक होंगे। कौन होंगे, एरोमेटिक होगा। और एसिडिक में जब आप पढ़ते हैं तो क्या होगा, ग्लूटामिक होगा। कौन सा होगा, ग्लूटामिक होंगे। ठीक है, और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप पढ़ते हैं वहां पे एक इंपॉर्टेंट और आपको जानना है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, याद रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड होगा वो क्या होते हैं, मेथियोनीन। क्या है, मेथियोनीन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। यानी मेथियोनीन क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। ठीक है, मेथियोनीन, आप सेरीन भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सब क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बताने से पहले थोड़ा सा आपको जानकारी के रूप में, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज MKC लर्निंग ऐप के थ्रू यहाँ से ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है, जो मात्र आपको 199 रुपीज़ में, जिसमें आपको 5000 प्लस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं टेस्ट सीरीज में। साथ ही साथ आपको 5 मार्क
टेस्ट भी अलग से रहता है, तो मात्र 199 यानी ओनली 199 रुपीज में। चलिए ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमको क्या करना है, फिर मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द काजेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब कि डिजीज और उसको कौन काज करता है, तो उसको हमको मैचिंग कराना है। ठीक है, तो मैचिंग कराइए। तो टाइफाइड आप पढ़ते होंगे, तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। फिर आप ना हो गया, फिर फाइलेरिया क्या होता है, पहले मलेरिया देख लीजिए, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा होगा। फाइलेरिया जब आप पढ़ते हैं तो फाइलेरिया में जब आपको क्या होगा, ठीक है, तो किसके द्वारा होगा, वुचेरिया के द्वारा। निमोनिया बच रहा है, तो निमोनिया जो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आपके द्वारा होता है। तो राइट आंसर आप जब मैच करेंगे तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके राइट आंसर हो गए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मैचिंग करा लीजिएगा। तो मैचिंग टाइप वो भी डिजीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको-आर-आई। तो इको-आर-आई आपके सिलेबस में केवल एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिया ही गया है, तो आपको लर्न कर लीजिएगा। तो आपको ट्रिक क्या रटेंगे, आप ट्रिक घटक याद करिएगा। क्या रटेंगे, घटक के द्वारा लर्न करेंगे। तो घटक क्या हो जाएगा, GAATTC, इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, CTTAAG। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है किसके लिए, इको-आर-आई के लिए। तो मैच करिए किस में मिल रहा है, तो GAATT यानी सेकेंड इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इको-आर-आई। फिर आपको जानकारी के रूप में बता दें कि जो इको-आर-आई होता है, जब इसका हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो नॉमेनक्लेचर में ये क्या शो करता है, ये जीनस होता है। ये दोनों क्या सेकंड लेटर, ये दोनों क्या करेंगे, स्पीसीज शो करेंगे। ये क्या है, स्ट्रेन शो करते हैं, और ये क्या शो करते हैं, ऑर्डर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि द इन्फेक्टियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी, ये भी है कि यानी ऐसा कौन सा इन्फेक्टियस स्टेज है कि जब हम क्या करता है कि जब वहां पे प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में इंटर करता है, यानी जब मॉस्किटो बाइट करता है तो मॉस्किटो हमारे शरीर में इंटर क्या कराता है, तो ये भी आपको आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो पूरी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जब आप देखते हैं तो उस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, स्पोरोजोएट क्या होते हैं, स्पोरोजोएट होते हैं, जो क्या करते हैं, ह्यूमन के शरीर में इंटर करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जीवाणुस या स्पोरोजोएट्स। यहाँ पे हम इसकी साइकिल को आप देखेंगे तो ये आपकी ये साइकिल है। तो यहाँ पे मॉस्किटो होस्ट है, तो ये मॉस्किटो को होस्ट के अंदर बनते, स्पोरोजोएट बनता कहाँ है, तो मॉस्किटो के अंदर बनता है। ठीक है, तो यानी पूरी लाइफ साइकिल मेल गैमीट फीमेल गैमीट यानी गैमेटोसाइट के द्वारा मॉस्किटो के शरीर में इंटर किया। अब मॉस्किटो शरीर के इंटर में जाने के बाद तो वहां पे क्या होता है, उसके इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन चलता है, यानी मेल फीमेल गैमीट इंटेस्टाइन में बनते हैं, फिर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने के बाद क्या बनाएगा, स्पोरोजोएट बनाते हैं। स्पोरोजोएट कहाँ जाते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स में इंटर करते हैं। जब मॉस्किटो हमको बाइट करता है तो सबसे पहले अपना स्लेवरी ग्लैंड से स्लाइवा सिक्रीट करता है, और जब वो स्लाइवा सिक्रीट करता है तो जहां पे कांटा रहेगा तो उसके माध्यम से वो क्या होंगे कि प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं। लेकिन किस स्टेज में, तो स्पोरोजोएट के फॉर्म में। तो यानी स्पोरोजोएट हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं, यानी पैरासाइट स्पोरोजोएट रीच द लीवर थ्रू द ब्लड। तो यहां से क्वेश्चन लाइफ साइकिल से आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो यहां से आप ध्यान दीजिए कि मेजर कैल्सी हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, तो यहां से आपका कोई भी मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेडिकल रिलेटेड आपको प्री मेडिकल टेस्ट आप यहां से करा सकते हैं, जिसका आपको कास्ट कितना है, 500 रुपीज है, और ये 500 रुपीज आपका रिफंडेबल भी है। ठीक है, तो इस क्लियर। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो आगे जब देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स, मींस एनिमल्स में कौन सा सबसे ज्यादा प्रोटीन
पाया जाता है। तो एनिमल सेल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन क्या पाया जाता है? कोलेजन पाया जाता है। राइट आंसर। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बता देते हैं। तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जब आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना क्या है? तो अगर एनिमल में पूछा जाए तो एनिमल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलेजन हो जाएगा। यानी एनिमल में क्या पाया जाएगा? कोलेजन पाया जाएगा। बट अगर आपसे प्लांट में पूछ लिया जाता है तो प्लांट में क्या होगा? रुबुस्को पाया जाता है। ठीक है, तो रुबुस्को जो होता है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। और साथ ही साथ मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, क्लियर हो गया, प्लांट में, एनिमल में। फिर लेकिन अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट, क्या पूछा जाए? कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, प्रोटीन ऑन द अर्थ, तो जब अगर अर्थ पे पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन अर्थ पे कौन सी पाई जाती है, तब पर भी आपका राइट आंसर रुबुस्को होगा। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जब आप देखते हैं कि नेम ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हिच अपॉन स्प्रेइंग ऑफ द शुगर केन, यानी ऐसा कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है कि जिसको शुगर केन के ऊपर हम जब स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद वो क्या करता है? इंक्रीज कर देता है लेंथ ऑफ द स्टेम, यानी प्लांट की लेंथ को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, जिससे शुगर की जो यील्ड होती है वो भी बढ़ जाती है। तो वहां पे जब आप देखेंगे तो आपका एकदम सिंपल सी है क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो राइट आंसर क्या होगा? जिबरेलिन। यानी जिबरेलिन क्या करता है? वो इलांगेशन करता है, यानी नोड का, यानी और थिकनेस को भी बढ़ाता है। ठीक है, किसमें? शुगर केन में, जिसके कारण शुगर केन का जो यील्ड होता है वो मेनी टाइम्स क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। साथ ही साथ स्टार्च भी, साथ ही साथ शुगर भी वो क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, गन्ने में शुगर की स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये था आपके रिलेटेड क्वेश्चन। अगले मंडे को फिर हम इससे भी बेटर और अच्छा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।